इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि अपामार्ग की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य अपामार्ग का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो अपामार्ग से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अपामार्ग एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अपामार्ग के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे अपामार्ग, शिखरी, अधशल्य, म्यूरक, खरमंजरी, प्रत्यक पुष्पा और आघाट के नाम से लिखा गया है, जिसमें दोषों का संशोधन करने के कारण इसे अपामार्ग कहा जाता है। अपामार्ग में पुष्प और फल इसके शिखर में लगने के कारण इसे शिखरी कहा जाता है। इसमें अधोमुख कंटक अर्थात नीचे की ओर कांटों का मुख होने के कारण इसे अधशल्य कहा जाता है। पुष्प मंजरी खर अर्थात खुरदरी होने के कारण इसे खर मंजरी कहा जाता है। इसमें पुष्प अर्थात फूलों का मुख नीचे की ओर होने के कारण इसे प्रत्यक पुष्पा कहा जाता है। इसके बाद हिंदी में इसे चिड़चिटी, चिरचिटा, चिचड़ा, लटजीरा के नाम से जाना जाता है। बंगाली में इसे अपांग, पंजाबी में इसे पुटकंडा, मराठी में अधाड़ा, गुजराती में अगेड़ो, तमिल में नाजुरीवी, तेलुगु में अपामार्ग और उत्तरेन, कन्नड़ में उत्तरेन, मलयालम में कटलती, अरबी में अलक्कुम, फारसी में खारेवा, जगून, अंग्रेजी में प्रिकली चाफ फ्लावर और लैटिन भाषा में अकाईरेंथस एस्परा के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में अपामार्ग की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि अमारंथस से लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अपामार्ग के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका शुप 1 से 3 फुट ऊंचा, कांड सरल या शाखा युक्त होता है, शाखाएं पर्वों पर मोटी होती हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अपामार्ग का शुप अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है, जिसकी ऊंचाई 1 से 3 फुट तक होती है। इसका कांड अर्थात तना शाखा युक्त होता है, जिसकी शाखाएं पर्वों पर मोटी होती है। इसके बाद अगला हेडिंग अपामार्ग के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अंडाकार या अभिलटवाकार लंब अग्र 1 से 5 इंच लंबे रोमश होते हैं। तो इस प्रकार अपामार्ग के पत्ते अंडाकार या अभिलटवाकार होते हैं, जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। यह पत्ते आगे से लंबाई लिए होते हैं। इनको स्पर्श करने पर यह मुलायम प्रतीत होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अपामार्ग के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पुष्प मंजरी लगभग 1 फुट लंबी, खर और दृढ़ तथा अग्रभाग पर स्थूल और झुकी हुई होती है, जिसमें अधोमुख 1/6 से 1/4 इंच लंबे पुष्प लगते हैं। वृंत पत्रक लटवाकार गुलाबी रंग के, कांटेदार, प्रायः कांटे से आधे या बराबर लंबे होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अपामार्ग के पुष्प अर्थात फूल मंजरियों में लगते हैं, जिसकी मंजरी की लंबाई 1 फुट तक होती है। यह फूल खर अर्थात स्पर्श करने पर खुरदरे महसूस होते हैं और दृढ़ अर्थात कठोर होते हैं। इनका अगला भाग बहुत ही स्थूल अर्थात मोटा और झुकी हुई डंडी वाला होता है, जिसमें अधोमुख अर्थात नीचे को मुख लिए हुए 1/6 से 1/4 इंच लंबाई वाले पुष्प लगते हैं। इसमें वृंत पत्रक अर्थात इसकी डंडी के पास लगे हुए पत्ते लटवाकार गुलाबी रंग के, कांटेदार, प्रायः कांटों से आधे या बराबर लंबे होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अपामार्ग के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है फली परिपुष्प
0.18 से 0.2 इंच लंबा हरित वर्ण गुलाबी आभा लिए हुए वृंत पत्रों के साथ संपृक्त हो जाता है। केवल मुड़ा हुआ कोण पुष्पक रह जाता है। परिपुष्प के दल भालाकार, बाहरी दल विशेष तीक्ष्ण अग्र होते हैं। पुंकेसर 5 होते हैं। कंटकीय वृंत पत्रकों तथा तीक्ष्ण अग्र परिपुष्प के कारण फल कपड़ों में चिपक जाते हैं और हाथों में भी गड़ जाते हैं। पके फलों के भीतर से चावल के समान दाने निकलते हैं, जिन्हें अपामार्ग तंटूल कहा जाता है। शीतकाल में पुष्प और फल लगते हैं तथा ग्रीष्म में फल पककर गिर जाते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अपामार्ग के फल अर्थात फली, जिसके परिपुष्प 0.18 से 0.2 इंच लंबाई वाले होते हैं, यह पहले हरित वर्ण और बाद में गुलाबी रंग की आभा वाले हो जाते हैं। इस परिपुष्प के दल भाला आकार के होते हैं, जिसका बाहरी दल विशेष रूप से तीक्ष्ण अग्र होता है, अर्थात आगे का हिस्सा तीक्ष्ण रूप में होता है। इसमें 5 की संख्या में पुंकेसर होते हैं। यह तीक्ष्ण अग्र परिपुष्प फल कपड़ों में चिपक जाते हैं तथा कभी कभी हाथों में भी गड़ जाते हैं। इसके पके हुए फलों के भीतर से चावल के समान दाने निकलते हैं। इन दानों को अपामार्ग तंडूल कहा जाता है। इस अपामार्ग के पुष्प और फल शीतकाल में लगते हैं, जबकि इसके फल ग्रीष्म काल में पक कर गिर जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अपामार्ग के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसकी राख में विशेषता पोटाश होता है। तो इस लिखे गए रासायनिक संगठन का प्रयोग अपामार्ग से आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अपामार्ग के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अपामार्ग के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार अपामार्ग रस में कटु और तिक्त, गुण में लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग अपामार्ग के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह कफ वात शामक तथा कफ पित्त संशोधक है। तो इस प्रकार अपामार्ग कफ और वात दोष को शरीर में शमन अर्थात शांत करने का कार्य करता है और कफ और पित्त दोष को संशोधन करके शरीर से बाहर निकालकर शांत करने का प्रयास करता है। इसके बाद अगला हेडिंग अपामार्ग के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार अपामार्ग की मूल अर्थात जड़ और पंचांग अर्थात संपूर्ण पौधे का प्रयोग ही औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अपामार्ग की मात्रा का लिखा है, जिसके अनुसार अपामार्ग की एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए स्वरस मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर और क्षार मात्रा आधा से 2 ग्राम लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अपामार्ग के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अपामार्ग के प्रयोग से बनने वाली औषधि का नाम लिखा गया है, जिसमें अपामार्ग क्षार एवं तेल का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि अपामार्ग का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।